बुखारा की याद में मुल्ला नसरुद्दीन को दोपहर हो गई, किंतु उसका कोई सगा संबंधी नहीं मिला। यहां तक कि उसे अपना वो मकान भी देखने को न मिला जहां उसने जन्म लिया था, जहां वो खेल कूद कर बड़ा हुआ था। मकान के बाहर एक बगीचा था जहां छायादार हरे भरे वृक्ष थे। कुछ दूरी पर एक झरना था जिसकी संगीतमय आवाज मन को आत्मविभोर कर देती थी। किंतु अब उस स्थान पर ऊसर मैदान था। जहां मकान था वहां अब मलबे के ढेर थे, टूटी दीवारें खड़ी थी, एक ओर चटाई के जले कटे टुकड़े सड़ रहे थे, इधर उधर कांटेदार झाड़ियां और घास उगाई थी। इंसान तो क्या, वहां वर्षों से कोई परिंदा भी आया हो ऐसा नहीं था। हैरानी के उस मंजर को देखते हुए मुल्ला नसरुद्दीन आगे बढ़ा तो मलबे के एक ढेर से काले तिल की एक पतली सी धार निकली और धूप में चमकती हुई मलबे के दूसरे ढेर में लुप्त हो गई। वो एक काला सांप था, इंसानों द्वारा खाली छोड़ी गई जगह पर रहने वाला एक भयानक जीव। जहां कोई नहीं रहता वहां इस जैसे भयावह जीव अपना अधिकार जमा लेते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन की आंखों के सामने गुजरे वक्त का एक एक क्षण बारी बारी से घूम रहा था। उसकी आंखें नम हो गई, कलेजा गमगीन हो गया। न जाने वो कब तक यूं ही खड़ा रहता कि एकाएक किसी के खांसने की आवाज सुनकर चौंक पड़ा। खांसने वाले के शरीर को हिला देने वाली किसी बूढ़े शख्स की खांसी की आवाज थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने पलटकर देखा। फटे हाल एक बूढ़ा ऊबड़ खाबड़ धरती को लांघता हुआ अपनी राह चला जा रहा था। नसरुद्दीन लपक कर उसके पास पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम चचा। बूढ़ा ठिठक कर उससे इस प्रकार देखने लगा मानो पहचानने की कोशिश कर रहा हो। बिना रुके मुल्ला नसरुद्दीन कह रहा था, अल्लाह आपको सेहत और बरकत बख्शे। क्या आप बता सकते हैं कि यह खंडर किसके मकान का है? कौन रहता था यहां? तुम कौन हो बेटा? क्या जानना चाहते हो? मुल्ला नसरुद्दीन बोला, मैं तो एक मुसाफिर हूं चचा। एक अरसे के बाद बुखारा आया हूं। काफी बदला बदला सा लग रहा है सब कुछ। ठीक कहते हो बेटा, बहुत कुछ बदल गया बुखारा में। यहां जो खंडर तुम देख रहे हो, ये जीनसाज शेर मोहम्मद का घर था। एक जमाने में उसने खूब वाकिफ था। शेर मोहम्मद मुल्ला नसरुद्दीन के वालिद थे। ख्वाजा नसरुद्दीन के विषय में तो तुमने अवश्य ही सुना होगा, बूढ़े ने बताया। मुल्ला नसरुद्दीन उसके और करीब आ गया और बोला, हाँ हाँ चचा, उसके बारे में कुछ सुना है। मगर आप ये तो बताइए कि मुल्ला नसरुद्दीन के वालिद शेर मोहम्मद और उनका परिवार सब कहाँ गए? मुल्ला नसरुद्दीन कहाँ हैं? मुल्ला का नाम सुनते ही कपकपी से लेकर बूढ़ा बोला, धीरे बोलो बेटा, धीरे बोलो। बुखारा में हजारों जासूस हैं। यदि उन्होंने हमारी बातें सुन ली तो हम लोग एक नई परेशानी में पड़ जाएंगे। वाकई तुम परदेसी हो, तभी तो नहीं जानते कि बुखारा में मुल्ला नसरुद्दीन का नाम लेने पर भी पाबंदी है, सख्त पाबंदी। उसका तो नाम लेना ही जेल पहुंचा देने के लिए काफी है मेरे बेटे। तुम जरा मेरे नजदीक आओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि शेर मोहम्मद का क्या हुआ। मुल्ला नसरुद्दीन की बड़ी बड़ी आंखें घबराहट और खलबली से फैल गईं। फिर वो बूढ़ी के करीब आया और मन में अनुमान लगाते हुए कि उसके पिता का क्या हुआ होगा। उसकी आंखें सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ गईं। बूढ़े ने खंकार खांस कर अपना गला साफ किया। फिर मुल्ला नसरुद्दीन के कान के पास जाकर सरगोशी सी करने लगा, बेटा, यह वाकया पुराने अमीर के जमाने का है। मुल्ला नसरुद्दीन को उसकी हरकतों के लिए बुखारा से निकाले जाने के कोई 18-20 महीने के बाद एक दिन अचानक ये खबर बुखारा में फैल गई कि वो जासूस बनकर दोबारा बुखारा लौट आया है। क्या ये खबर सच्ची थी? अरे नहीं बेटा, अफवाह थी, अफवाह, कोरी बकवास। बूढ़े उसी राजदाराना अंदाज में गुफ्तगू की। यह अफवाह अमीर के कानों तक भी पहुंच गई कि वो यहां गैर कानूनी धंधे कर रहा है, अमीर का मजाक उड़ाने वाले नगमे लिख रहा है और आवाम में बदफहमी फैला रहा है। व्याकुलता से मुल्ला ने पूछा, फिर क्या हुआ बुजुर्गवर? होना क्या था बेटा? सिपाही नसरुद्दीन की तलाश में जुट गए, जमीन आसमान एक कर दिया। बुखारा का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर सारी कवायद बेकार गई। मुल्ला नसरुद्दीन तो क्या, उसकी परछाई भी उन्हें नहीं मिली। आखिर होता तो मिलता ना। फिर मुल्ला की बेचैनी और उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। सिपाहियों की इस नाकामी पर मीर बहुत झुंझला गया
और उसके हुक्म से नसरुद्दीन के वाले, चचा, मामू वगैरह दूर पास के रिश्तेदारों और यहां तक कि हमदर्द और दोस्तों तक की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया गया। सिपाहियों को हुक्म दिया गया कि इन लोगों को तब तक तकलीफें दें जब तक कि वे मुल्ला नसरुद्दीन का पता न बता दें। कहकर बूढ़ा एक पल के लिए रुका, पुनः बोला, ये तो खुदा का शुक्र है बेटे कि उन लोगों को खुदा ने शांत रहने और तकलीफें जज्ब करने की हिम्मत बख्शी। लिहाजा मुल्ला मोहम्मद तकलीफें सहने की वजह से बीमार पड़ गए और उनकी मौत हो गई। और बाकियों का क्या हुआ? मेरा मतलब है उसके बाकी रिश्तेदारों और दोस्त वगैरह। अमीर के कहर से बचने के लिए वे सब बुखारा छोड़कर भाग गए। किसी को नहीं मालूम कि वे लोग कहाँ हैं। अमीर के हुक्म से उन लोगों के मकान और बगीचे वगैरह तहस नहस कर दिए ताकि उन लोगों की याद भी बाकी न बचे। लेकिन उन्हें बिना वजह क्यों परेशान किया गया बुजुर्गवर? उन्हें क्यों सताया गया? मुल्ला नसरुद्दीन चीख कर बोला। मुल्ला नसरुद्दीन तो उस वक्त यहां था ही नहीं, ये बात तो मैं भी जानता हूं। मुल्ला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो बूढ़ा अपनी कमजोर नजरों की वजह से उन्हें नहीं देख पाया। ये कौन कह सकता है कि मेरे बेटे कि वो यहां था भी या नहीं? मैं ये कह रहा हूं मुल्ला नसरुद्दीन की जहां जब इच्छा होती है वो आता जाता है। बेमिसाल मुल्ला नसरुद्दीन हर जगह है और कहीं भी नहीं। बूढ़ा खामोशी से आगे बढ़ गया और अधिक रुकना शायद अब उसे गवारा नहीं था। मुल्ला नसरुद्दीन भी अपने गधे की ओर बढ़ गया, फिर उसके गले में हाथ डालकर बोला, ऐ मेरे वफादार दोस्त, मेरे प्यारे हमसफर, तूने देख लिया ना कि इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा कोई हमदर्द नहीं है। मेरी इस आवारा जिंदगी में तू ही मेरा वफादार और सच्चा हमदर्द है। शांत गधे ने इस अंदाज में अपनी आंखें मिचमचाई मानो मालिक के गम में शरीक होने की ताकीद कर रहा हो। पत्तियों को चबाता उसका जबड़ा रुक गया था और कुछ पत्तियां मुंह से बाहर लटक रही थी। गमजादगी की इससे बड़ी मिसाल और भला क्या हो सकती थी? काफी देर बाद मुल्ला अपने गम पर काबू पा सका। उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें सूखकर सफेद पड़ गई थी। सामान्य होकर उसने एक गहरी सांस ली, फिर उसके चेहरे पर दृढ़ता दिखाई देने लगी, इरादों की दृढ़ता। उसने गधे की पीठ पर प्यार से एक धौल जमाई। धीरे बोलो बेटा, धीरे बोलो। और अपेक्षाकृत ऊंची आवाज में बोला, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, कोई फिक्र नहीं मेरे दोस्त। मेरे लिए ये बड़ी बात है कि बुखारा के लोग अब भी मुझे याद रखते हैं और लोग अब भी मुझे जानते हैं। किसी न किसी तरह हम अपने कुछ हमदर्द खोज ही लेंगे और अमीर के बारे में ऐसे ऐसे नगमे लिखेंगे कि वो अपने तख्त पर बैठा अपने बाल नोचेगा। हाँ मेरे दोस्त, अब चलें।